हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल जागृति एजुकेशन में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ इतिहास का अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का श्रृंखला, जो आने वाली परीक्षा की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है। लेकिन इसके पहले यदि आप लोगों ने मेरे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आने वाली का नोटिफिकेशन आप लोगों तक मिलता रहे। तो बिना देरी करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का हम पहला प्रश्न देखते हैं कि हमारा पहला प्रश्न क्या है। तो हमारा पहला प्रश्न है, 16 महाजनपद का उल्लेख है। 16 महाजनपद का उल्लेख है। पहला है महाभारत में, दूसरा है रामायण में और तीसरा है अंगुत्तर निकाय में, चौथा है ललित विस्तार में। तो 16 महाजनपद का उल्लेख कहाँ मिलता है दोस्तों? तो ये मिलता है अंगुत्तर निकाय में। ठीक है दोस्तों, फिर अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है? हमारा अगला प्रश्न है कि छठी शताब्दी ईसा पूर्व के 16 महाजनपद के विषय में निम्नलिखित में से कौन सी बौद्ध ग्रंथ की सूचना मिलती है? छठी शताब्दी ईसा पूर्व के 16 महाजनपदों में विषय में निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में सूचना मिलती है? पहला है दीर्घ निकाय, दूसरा है त्रिपिटक और तीसरा है दीपवंश और चौथा है अंगुत्तर निकाय। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा अंगुत्तर निकाय। ठीक है दोस्तों, फिर अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है? हमारा अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? पहला है पांचाल। पांचाल जो है रुहेलखंड कन्नौज क्षेत्र, और दूसरा है गांधार। गांधार का जो है वो पेशावर रावलपिंडी क्षेत्र है, और तीसरा है बुंदेलखंड। बुंदेलखंड का चेदी है, और चौथा है कुरु प्रदेश, और कुरु प्रदेश का है हिमाचल प्रदेश। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? कौन सा इसमें सम्मिलित नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा कुरु प्रदेश, जो कि हिमाचल दिया गया है। ठीक है दोस्तों, ये पांचाल का जो हो जाएगा वो रुहेलखंड कन्नौज हो जाएगा। कंधार का जो हो जाएगा पेशावर रावलपिंडी क्षेत्र हो जाएगा। बुंदेलखंड का जो हो जाएगा वो चेंदी हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न क्या है? हमारा अगला प्रश्न है, प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में से किसके बीच स्थित था? प्राचीन नगर तक्षशिला जो था निम्न में से किनके बीच स्थित था? पहला है सिंधु तथा झेलम के बीच, दूसरा है झेलम तथा चेनाब के बीच, और तीसरा है चेनाब तथा रावी के बीच, चौथा है रावी तथा व्यास के बीच। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा सिंधु तथा झेलम के बीच। फिर अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? हमारा अगला प्रश्न है, पाटलिपुत्र के संस्थापक हैं। पाटलिपुत्र के संस्थापक थे। पहला है उदयन, दूसरा है अशोक, और तीसरा है बिंबिसार, चौथा है महापदानंद। तो पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे दोस्तों? तो ये थे उदयन। ठीक है दोस्तों, फिर अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है? हमारा अगला प्रश्न है, राजगृह का राजकीय चिकित्सक जीवक को जिसका गणिका के पुत्र के रूप में जाना जाता था, उसका नाम है। राजगृह का राजकीय चिकित्सक जीवक को जिसे गणिका के पुत्र के रूप में जाना जाता था, उसका नाम है। पहला है सालवती, दूसरा है रमनिया, और तीसरा है बसंत सेना, और चौथा है आम्रपाली। तो जीवक जो थे वो गणिका के पुत्र के रूप में जाने जाते थे, और उनकी माता का नाम क्या था दोस्तों? इनके माता का नाम था शालवती। ठीक है, फिर अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है? हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों कि प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष जो था वो किस शताब्दी में हुआ था? पहला है ईसापुर चौथी शताब्दी में, दूसरा है ईसापुर छठवीं शताब्दी में, और तीसरा है ईसापुर दूसरी शताब्दी में, और चौथा है ईसापुर पहली शताब्दी में। तो प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था दोस्तों? तो ये हुआ था छठी ईसा पूर्व शताब्दी में। ठीक है, फिर अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है? हमारा अगला प्रश्न है, अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था? अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था? पहला है मौर्य, दूसरा है हर्यक, और तीसरा है नंद, और चौथा है गुप्त। तो अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था दोस्तों? तो ये था हर्यक। ठीक है,
फिर अगला प्रश्न देखते हैं, हमारा अगला प्रश्न क्या है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य तीनों में से समसामयिक नहीं था। निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य तीनों के समसामयिक नहीं था। पहला है बिंबिसार, और दूसरा है गौतम, और तीसरा है मिलिंद, और चौथा है प्रसेनजीत। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा मिलिंद। ठीक है दोस्तों, फिर अगला प्रश्न देखते हैं, हमारा अगला प्रश्न क्या है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों कि मालवा क्षेत्र पर मगध की सत्ता का विस्तार। मालवा क्षेत्र पर मगध की सत्ता का विस्तार निम्न में से किसके शासनकाल में हुआ था। पहला है बिंबिसार के शासनकाल में, दूसरा है अजातशत्रु के शासनकाल में, और दूसरा है उदयभद्र के शासनकाल में, और चौथा है शिशुनाग के शासनकाल में। तो मालवा क्षेत्र पर मगध की सत्ता का विस्तार निम्न में से किसके का शासनकाल में हुआ था दोस्तों? तो ये हुआ था शिशुनाग के शासनकाल में। ठीक है, फिर अगला प्रश्न देखते हैं, हमारा अगला प्रश्न क्या है दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है, मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं स्वयं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया। ठीक है, पहला है बिंबिसार, दूसरा है अजातशत्रु, और तीसरा है उदयन, और चौथा है नागदशक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा अजातशत्रु। ठीक है, फिर उसके बाद इसी को पितृहंता के नाम से जानते हैं। फिर अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न क्या है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों कि मगध का कौन सा सम्राट अब परशुराम के नाम से जाना जाता है। मगध का कौन सा सम्राट है जो अब परशुराम के नाम से जाना जाता है दोस्तों? तो वो पहला है बिंबिसार, दूसरा है अजातशत्रु, और तीसरा है कालाशोक, चौथा है महापद्मानंद। तो अब परशुराम के नाम से मगध का कौन सा सम्राट जाना जाता है दोस्तों? तो ये जाना जाता है महापद्मानंद। ठीक है, फिर अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न क्या है। हमारा अगला प्रश्न है, अभिलेखीय साक्ष्य में प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी। अभिलेखीय साक्ष्य में यह प्रकट होता है कि राजा नंद के आदेश से एक नहर खोदी गई थी। वह अंग में है, या तुग में है, या किलिंद में है, या फिर मगध में है। तो वह कहाँ पे है दोस्तों? तो वो है किलिंग में। ठीक है, फिर अगला प्रश्न देखते हैं, हमारा अगला प्रश्न क्या है दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है, मगध में नंद वंश का संस्थापक कौन था। मगध में नंद वंश का संस्थापक कौन था दोस्तों? पहला है महापद्मानंद, दूसरा है धनानंद, और तीसरा है नंदीवर्धन, चौथा है महानंदिनी। तो मगध में नंद वंश का संस्थापक कौन था दोस्तों? तो ये था महापद्मानंद। ठीक है दोस्तों, फिर अगला प्रश्न देखते हैं, हमारा अगला प्रश्न क्या है दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित मगध राजवंशों को कालक्रम व्यवस्थित कीजिए। पहला है नंद वंश, दूसरा है शुंग वंश, तीसरा है मौर्य वंश, और चौथा है हर्यक वंश। तो पहले क्या होगा दोस्तों? आप लोग उसको देखिए अच्छे से और फिर बताइए कि पहले क्या होगा। तो पहले कौन सा हो जाएगा दोस्तों? फटाफट आंसर बताइए। तो पहले क्या होगा इसका? तो पहला हो जाएगा नंदवंश। ठीक है दोस्तों, पहले नंदवंश हो जाएगा, और नंदवंश के बाद नंदवंश, और फिर मौर्य वंश, और फिर शुंग वंश, और फिर हो जाएगा ये हर्यक वंश। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। ठीक है दोस्तों, फिर अगला प्रश्न देखते हैं, हमारा अगला प्रश्न क्या है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन एक मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं था।
निम्नलिखित में से कौन एक मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं था? पहला है ग्रीवराज, दूसरा है राजगिरी, तीसरा है पाटलिपुत्र और चौथा है कौशाम्बी। तो निम्नलिखित में से कौन एक मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं था? तो ये हो जाएगा कौशाम्बी। ठीक है दोस्तों, फिर अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है? हमारा अगला प्रश्न है, योधेय सिक्कों पर किस देवता का अंकन मिलता है? योधेय सिक्कों पर किस देवता का अंकन मिलता है? पहला वासुदेव, दूसरा है शिव और तीसरा है इंद्र और चौथा है कार्तिकेय। योधेय सिक्कों पर किस देवता का अंकन मिलता है दोस्तों? तो ये मिलता है कार्तिकेय। ठीक है दोस्तों, फिर अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है? हमारा अगला प्रश्न है 800 से 600 ईसा पूर्व का काल। 800 से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है? 800 से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है? पहला ब्राह्मण युग से, दूसरा है सूत्र युग से और तीसरा है रामायण युग से और चौथा है महाभारत युग से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो ये ब्राह्मण युग से जुड़ा हुआ है। फिर अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न क्या है? हमारा अगला प्रश्न है कलिंग नरेश खारवेल किस वंश से संबंधित था? कलिंग नरेश खारवेल जो था वो किस वंश से संबंधित था? पहला है चेदी वंश से, दूसरा है कदम्ब वंश से और तीसरा है हर्यक वंश से और चौथा है कलिंग वंश से। कलिंग नरेश जो था, जो कलिंग नरेश खारवेल था, वो किस वंश से संबंधित था दोस्तों? तो ये चेदी वंश से संबंधित। फिर अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न क्या है? हमारा अगला प्रश्न है उदयन वासदत्ता की दंत कथा। उदयन वासदत्ता की दंत कथा संबंधित है उज्जैन से, मथुरा से या फिर माहिष्मति से या फिर कौशाम्बी से। उदयन वासदत्ता की दंत कथा संबंधित है दोस्तों, तो यो कहाँ से संबंधित है? तो ये संबंधित है उज्जैन से। ठीक है दोस्तों, फिर अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? हमारा अगला प्रश्न है ईसा पूर्व छठी सदी में, ईसा पूर्व छठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था थी। ईसा पूर्व छठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? पहला है वैशाली में और दूसरा है एथेंस में और चौथा है तीसरा है स्पार्ट में, चौथा है पाटलिपुत्र में। तो ईसा पूर्व छठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी दोस्तों? तो ये थी वैशाली में। ठीक है दोस्तों, फिर अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है? हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः पाया जाता है। वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः पाया जाता है अथर्ववेद में या फिर सामवेद में या फिर ऋग्वेद में या फिर मनुस्मृति में। तो वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः पाया जाता है दोस्तों। तो कहाँ पाया जाता है ये? तो ये ऋग्वेद पाया जाता है। ठीक है, फिर अगला प्रश्न देखते हैं। आज का अगला प्रश्न है, ये लास्ट प्रश्न है। तो आज का लास्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों कि आज का लास्ट प्रश्न क्या है? किस वैदिक ग्रंथ में शब्द का सर्वप्रथम नामोल्लेख मिलता है? किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नामोल्लेख मिलता है? पहला है ऋग्वेद में और दूसरा है अथर्ववेद में, तीसरा है सामवेद में और चौथा है यजुर्वेद में। तो किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नामोल्लेख मिलता है दोस्तों? तो ये मिलता है ऋग्वेद में। तो आपको यह कैसा क्लास कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा और अगर अच्छा लगा तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, बने रहिएगा। धन्यवाद।